हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नए टॉपिक के साथ। देखिए, मोल कंसेप्ट हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम चीज़ें हैं जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे ना क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको सॉल्व करने के अंदर पूरा टाइम लग जाता, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, इस लॉ का इस्तेमाल करोगे, तो आपका वो क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर हो जाएगा। इसके अंदर आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। इस चीज़ को समझो कि इस लॉ के अंदर आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है और आपको एक चीज़ यहाँ पर नाम से समझ में आ जाएगी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यानी कि केमिकल से रिलेटेड कोई बात है और कुछ इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि क्या हो रही होगी, इक्वल हो रही होगी। तो देखो, इस इक्वालिटी को समझें हम, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है उसे क्या करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे दोबारा से यहाँ पर काम आने वाली हैं। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, इक्विवेलेंट मास। आपको याद होगा कि इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए कैलकुलेट किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विवेलेंट मास के बारे में मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट मास के बारे में समझाऊंगा कि इक्विवेलेंट मास एक्चुअली में है क्या, उसकी डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो चलिए वो टाइम आ चुका है कि असल में इक्विवेलेंट मास क्या है, हम उस चीज़ को समझें। देखिए, इक्विवेलेंट मास क्या है, मास है ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो कि क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। अब रिएक्ट कर सकता है, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, विच कैन रिएक्ट विद। यहां पर बेसिकली क्या होगा, इक्विवेलेंट मास अगर आपको किसी का भी देखना है तो एक तरीका तो वो है जो हम लोगों ने सीखा था। इसके अलावा एक तरीका ये भी है जिससे आप इक्विवेलेंट मास किसी भी चीज़ के लिए समझ सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस जो कि रिएक्ट कर सकता है, या फिर ठीक है, रिएक्ट विद, और विच कैन रिलीज, जो कि रिएक्शन करने पर ये चीज़ें रिलीज कर सकता है, विच कैन रिलीज 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन करने पर वो क्या करे, या तो रिएक्ट करे इतने के साथ, और या फिर वो इतना रिलीज करे, वो वाला मास किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई सा भी केमिकल हो सकता है उसका, 8 ग्राम ऑक्सीजन, या फिर आप क्लोरीन के टर्म्स में भी ले सकते हो, 35.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, और या फिर आप चाहो तो ब्रोमीन की टर्म में, आयोडीन की टर्म में, इन सभी टर्म्स में आप इसको डिनोट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, 80 ग्राम ब्रोमीन एंड 127 ग्राम आयोडीन। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि मास ऑफ सब्सटेंस, मास किसी सब्सटेंस का, और वो वाला मास जो कि रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, या फिर रिलीज कर सकता है किसको, 1 ग्राम हाइड्रोजन को, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन को, और या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन को, और या फिर 127 ग्राम आयोडीन को। आपको अगर एक चीज़ याद हो तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के लिए जब हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था तो वो कितना आया था, 1 आया था, और जब हमने ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट मास निकाला था तो वो कितना निकल कर आया था, 8 ही निकल कर आया था। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, सबकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी ही ले रहे हो। तो एक की अगर आप इक्विवेलेंट क्वांटिटी ले रहे हो तो आपके पास एक दूसरी इक्विवेलेंट क्वांटिटी निकल कर आ रही है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर मैं N2 प्लस H2 की रिएक्शन कराता हूँ और यहाँ पर अमोनिया बनाता हूँ। अब देखो, ये जो प्रोसेस है इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखना, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। आप क्या कर दो, इसे डबल कर दो। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 6 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, अब हो गया बराबर। अब देखो ये बराबर हो चुका है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हो, अगर मुझे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है। मैं आपको पहले बता दूं, नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट मास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाला था हम लोगों ने, 14/3। चलिए देखते हैं क्या आता है, मैच कर लेंगे फिर। N2 + 3H2 gives rise to 2 अमोनिया। ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो इसका वेट कितना है, ये 3 मोल है भाई, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है।
इसके एक मोल का वेट कितना होने वाला है 14 इंटू 2 यानी कि 28 ग्राम होने वाला है। और यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 6, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसका मतलब 6 ग्राम होने वाला है। तो अब देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसकी रिएक्शन कितने के साथ हो रही है 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ हो रही है। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम नाइट्रोजन, पर अपने से पूछा क्या गया है 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, तो लिख दो भाई 1 ग्राम के लिए निकाल लो। 1 ग्राम बोलो कितने से रिएक्ट करेगा 28/6 से करेगा यूनिटरी मेथड। तो कितना आएगा देखो, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 3 और ये 14, तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट मास आपके पास निकल कर आया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन, वो आपके पास निकल कर कितना आया है 14/3। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि इक्विवेलेंट मास जो है नाइट्रोजन का वो कितना है 14/3 है। इसी तरीके से आप इक्विवेलेंट मास किसी के लिए भी निकाल सकते हो, आपको इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। देखो चलिए एक दो चीज़ें और यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन की, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन की, तो ये कितना है 1 ग्राम, अभी हमने लिखा। अब कई बार तो हमें ये क्वांटिटी गिवन होती है इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर किसी भी गैस का या फिर कोई भी लिक्विड का इक्विवेलेंट मास हमें गिवन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये सिचुएशन भी हमारे सामने आती है कि वो इक्विवेलेंट मास ना लिखकर हम लोगों से क्या पूछ लेता है, वॉल्यूम पूछ लेता है, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम जो है वहाँ पर वो आपको क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो हमेशा किसकी टर्म्स में होता है, यहाँ पर जो मास आया उसकी टर्म्स में होता है। भाई इसी मास के लिए तो आप वॉल्यूम निकालने वाले हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर मैं देखूंगा तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होने वाला है, देखो भाई देखो, आपको इतना तो पता है कि एसटीपी पे 1 मोल अगर होता, एसटीपी पे कितना अगर होता 1 मोल अगर होता, तो 1 मोल कितना होने वाला था 22.4 लीटर के बराबर होने वाला था। लेकिन यहाँ पर हमें कितना गिवन है भाई, 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना होगा 2 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना होगा 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का मतलब कितना होता 22.4 लीटर होता। भाई 2 ग्राम का मतलब कितना होने वाला था 22.4 लीटर, लेकिन हमें तो 1 ही ग्राम गिवन है, तो 1 ग्राम का मतलब कितना होने वाला है बोलो 22.4 डिवाइडेड बाई 2 लीटर यानी कि 11.2 लीटर। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी हमारे पास हाइड्रोजन का निकल के आ चुका है और वो कितना होता है 11.2 लीटर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आता है तो आप इजीली इक्विवेलेंट वॉल्यूम एग्जाम में भी निकाल सकते हो। अगर याद हो जाएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते तो और अच्छी बात है, आपको देखना नहीं पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर याद नहीं भी होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको 2 सेकंड के अंदर बना सकते हो, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, भाई 8 ग्राम ही ले लूँ, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर सीधे सीधे कितना है 8 ग्राम ही है इक्विवेलेंट मास तो इसका। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये 16 दूनी 32, इसका 1 मोल का कितना है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम का मतलब है 22.4 लीटर, 32 ग्राम का मतलब कितना है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन 8 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, फिर से देख लो भाई 32 ग्राम है, 32 ग्राम का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 22.4 लीटर, तो इसका मतलब 8 ग्राम का मतलब यहाँ पर कितना हो जाने वाला है 22.4 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो इसको अगर आप काटोगे तो 8 चौक 32, 4 पे जाएगा और 22.4 डिवाइडेड बाई 4 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 5.6, इतना लीटर आपके पास वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम आपके पास आ गया और ये वॉल्यूम कितना आया है 5.6 लीटर आया है। इसी तरीके से आप किसी भी गैस के लिए ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट को करने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको यही चीज़ फॉर्मूले की फॉर्म में भी एक बार लिखवा देता हूँ।
ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ को देखें तो ये क्या कहता है, ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी भी रिएक्टेंट का आप ले लो, किसी भी प्रोडक्ट का ले लो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट इज इक्वल। ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट फिर से क्या होता था। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो कितनी बड़ी बात है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। एक और तरीके से आप इसे लिखा करते थे, आपको याद होगा, इससे आप एक और तरीके से लिखा करते थे, n इंटू वी, वॉल्यूम किस में लेते थे, ml में, और उसे डिवाइड कर देते थे 1000 से। आप अगर 1000 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप वॉल्यूम को ml में मत लो, आप सीधे सीधे वॉल्यूम को किस में ले लो, लीटर में ले लो, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको वॉल्यूम ml में गिवन है, लीटर में गिवन है, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो आपका हो गया नॉर्मल लिक्विड वगैरह केस में, लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछे जाते हैं किसके, गैस के, तो गैस तो क्या होता है, गैस का वॉल्यूम होता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ पर आप क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। और अभी हम लोगों ने सीखा कि हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसकी मैं आपको एप्लीकेशन के लिए बता देता हूँ कि असल में आप अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। A प्लस बी, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, A प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन गया C प्लस डी, ठीक है, हमने मान लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, मेरे को इतना पता है कि जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है उसके हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट के बराबर होने वाले हैं। इसका, 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 सभी के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो रख दो बराबर, क्या होने वाला है, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ ए कर दूं, भाई हमें गिवन ही है ना, सीधे सीधे मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल होगा, मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, मास ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सी इक्वल मास ऑफ डी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। एक मिनट आप लोग नोट करना है, एक मिनट में। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सी इज इक्वल्स टू मास ऑफ डी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। इसका मतलब सबके यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ रहे हैं। आप इन सबको क्या कर सकते हो, आपस में इक्वेट कर सकते हो। अब देखो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लो आपको मास ऑफ ए दे रखा है, आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ ए दे रखा है, आपको मास ऑफ बी दे रखा है, लेकिन आपसे इक्विवेलेंट मास ऑफ बी पूछ लिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको आप बराबर रखोगे आपस में और आसानी से क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। और बस यही आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर करना होता है। इतना सिंपल सा काम इन क्वेश्चंस के अंदर करना है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि सर यहाँ पर तो आपने सभी में मास ले लिया, पर रिएक्शन में ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे लिक्विड हो या सारे के सारे सॉलिड हो। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई गैस होता, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके अंदर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको कोई गैस गिवन हो,
तो आप क्या करोगे, मान लो कि यहाँ पर हमने मान लिया कि जो D है वो हमारी गैस है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करो, अगर मान लो D हमारी गैस भी है, इफ़ अगर ये गैस है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप बाकी तीनों को सेम रखो, एज इट इज़ रखो। इसको क्या कर दो आप, इसको कर दो आप वॉल्यूम ऑफ D अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ D। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, अब भी ये लॉ एकदम वैलिड होगा, एकदम सही होगा। लेकिन 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 यहाँ पर एक धांधली मत करना, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में खुराफात आ रही होगी, वो खुराफात बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर ये कभी मत करना कि मास ऑफ D ले लिया हमने तो सर और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ D कर दिया, ठीक है, आ जाएगा सर, तब तो बराबर आ जाएगा क्योंकि हमने गैस के लिए लिया तो है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लिया। ऐसी धांधली मत करना। जैसे यहाँ पर अगर आप कर रहे हो मास ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ B, नहीं करना, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी मत कर लेना कि ऊपर क्या कर दिया आपने, वॉल्यूम ऑफ D कर दिया, नीचे आप कर रहे हो इक्विवेलेंट मास ऑफ D। तो इस तरह की गलतियों से बचना। अगर ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम है, अगर ऊपर मास है तो नीचे भी मास है, ठीक है। तो इतना सिंपल है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ के अंदर कोई गलती मत करना। बाकी सुपर इजी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है अ मेटल रिएक्ट्स विद O2, यानी कि एक मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। देखो कोई भी ऑक्साइड बना रहा हो, अभी उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, अभी मैंने मेटल ऑक्साइड ही लिख दिया यहाँ पर, कोई सा भी बना रहा होगा। मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 40% मेटल बाय मास। इसका मतलब इस मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या बोला गया है कि 40% तो मेटल है और 60% जो है वो ऑक्सीजन है। डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पूछा गया है। अब देखो इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है किसका, मेटल का। अगर आपने देखा हो तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, जो प्रीवियस हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड फार्मूला किया था, तो हम लोगों ने वहाँ पर यही चीज़ निकालनी सीखी थी कि हम इक्विवेलेंट मास किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। देखो क्वेश्चन में आप लोगों से 40% मेटल बाय मास बोला गया था, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि टोटल तो 100% ही होगा। तो 100 में से 40 अगर आप कम कर दोगे तो इसका मतलब बचा कितना, 60%। तो 40% ये है, 60% ये है। आप ऐसे में किया क्या करो ना, आपको मास नहीं गिवन है, डायरेक्टली आपको परसेंटेज गिवन है। आप क्या करो, सबसे ईजी तरीका है कि आप इसे 100 ग्राम मान लो। आप मानने को 10 ग्राम मानो, 1 ग्राम मानो, 1000 ग्राम मानो, 10,000 ग्राम मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों की कैलकुलेशन फिर टफ हो जाएगी, क्योंकि आप लोग एक बारी को 10,000 ग्राम करोगे, फिर उसका परसेंटेज आप निकालोगे, 10%, 20%, 40% जो भी आप निकालोगे। तो इससे अच्छा सीधे सीधे आप 100 ग्राम मानोगे, तो जो परसेंटेज आपको गिवन है वही है, ठीक है। तो टोटल मास को क्या मान लिया, 100 ग्राम मान लिया। अब जरा अप्लाई करते हैं उस लॉ को। हमसे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पूछा गया है, ऑक्सीजन का हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का मास भी दे रखा है, मेटल का मास भी दे रखा है, तो बस क्वेश्चन में बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो लगा दो इक्विवेलेंस लॉ। देखो क्या होगा यहाँ पर, मास ऑफ M यानी कि मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। आप चाहो तो यहाँ पर बिल्कुल मेटल ऑक्साइड भी लिख सकते हो, लेकिन मेटल ऑक्साइड के बारे में आपको ना तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है और ना ही मेटल ऑक्साइड के बारे में आपसे कुछ पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने मेटल ऑक्साइड को यहाँ पर नहीं लिखा। वरना आप चाहें तो मेटल ऑक्साइड को भी बिल्कुल यहाँ पर बराबर कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, मास हमने टोटल क्या मान लिया था, 100 ग्राम, तो इसका मतलब ये कितना है, 40 ग्राम। 40 इज इक्वल्स टू में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 60 ग्राम।
इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या है, हमसे यही पूछा गया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 8 होता है। बस अब सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 3, राइट, यही होने वाला है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना निकल कर आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16/3, 16/3। ये आपके पास इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा किसका, उस मेटल का जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है इफ़ वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज x ग्राम, अगर मेटल ऑक्साइड का जो वेट है वो x ग्राम गिवन है, और एंड कंटेन y ग्राम ऑक्सीजन, और y ग्राम इसके अंदर ऑक्सीजन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। हमसे पूछा गया है क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। देखो पहले हम यही कर लेते हैं, मेटल प्लस ऑक्साइड मिलेगा और क्या बनाने वाला है, मेटल ऑक्साइड बनाने वाला है। अब देखो हमें ये क्या पता है, कंटेन y ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, y ग्राम है, और मेटल ऑक्साइड हमारे पास कितना है, x ग्राम है। अब हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल से। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो आप क्या करो, एक तो आपको ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का आपको मास भी पता है और इक्विवेलेंट मास भी पता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप मेटल ऑक्साइड ले सकते हो जिसका आपको मास पता है, और डिवाइड में इसके अंदर क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। एक तरीका आप ये अपना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे यहीं पर अगर आपको मेटल ऑक्साइड का वेट पता है और आपको ऑक्सीजन का वेट पता है, तो मतलब एक चीज़ सोचो कि अगर मेटल और ऑक्सीजन मिला था, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था ना कि 40 ग्राम मेटल मिला था और 60 ग्राम ऑक्सीजन मिला था, तो 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना था। ऐसे ही मान लो कि अगर आपको पता है कि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है और 60 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आप बता सकते हो कि भाई 100 में से 60 जाएगा, इसका मतलब 40 ग्राम तो क्या होगा, मेटल होगा। तो यहीं पर ये चीज़ भी आप कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड अगर इतना है और ऑक्सीजन अगर इतना है, तो इसका मतलब हमारा मेटल कितना होने वाला है, वो होने वाला है x माइनस y ग्राम। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। चलिए हम सेकंड वाले तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले तरीके से इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मास ऑफ मेटल लिख दूं मैं, मास ऑफ मेटल कितना लिखूंगा, x माइनस वाई, ये रहा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यही हमसे पूछा गया है, लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोगों से क्या कहा गया है, इक्विवेलेंट मास और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बता रखा है, y, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं कितना होता है, 8 होता है। तो अब हमसे ये पूछा गया तो निकल गया है अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ये कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 8, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो गया 8 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये जो y है ये इधर डिवाइड में आएगा जब ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आया है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना होने वाला है, 8 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई। चलिए एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहीं पर इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, तब तक आप ऊपर वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। एक मेटल है जिसका इक्विवेलेंट मास, जिसका इक्विवेलेंट मास हमें गिवन है 28 कैन डिस्प्लेस 0.7 लीटर हाइड्रोजन, 0.7 लीटर हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, मास ऑफ मेटल
मास ऑफ मेटल। देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि अगर मान लो बीच में उसने गैस डाल दी तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ मेटल हुज इक्विवेलेंट मास इज 28। एक मेटल है जिसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 28 है। कैन डिस्प्लेस 0.7 लीटर हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड मास ऑफ मेटल। मास ऑफ मेटल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है और हमें बता रखा है कि एक मेटल है जिसका इक्विवेलेंट मास 28 है, वो डिस्प्लेस कर देता है कितना, 0.7 लीटर हाइड्रोजन को, किस में से, एसिड में से। मास ऑफ मेटल पूछ रहा है। तो देखो बहुत आसान है, आप लोगों को क्या पता है, मेटल के बारे में डिटेल दे रखी है और किसके बारे में डिटेल दे रखी है, हाइड्रोजन के बारे में डिटेल दे रखी है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, मास ऑफ मेटल पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, क्योंकि इक्विवेलेंट सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 28 गिवन है हमें क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, लीटर गिवन है। तो अब आप यहाँ पर मास नहीं ले सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर क्या लेना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो देखो गिवन वॉल्यूम कितना है, 0.7 लीटर। 0.7 लीटर को तो रिप्लेस कर रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 0.7 डिवाइडेड बाय, क्या आपको याद है इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता था भाई, 2 ग्राम के लिए 22.4 लीटर, 1 ग्राम के लिए कितना निकाला था हमने, 11.2 लीटर। तो ये कर दोगे आप 11.2, बस अब आपका आंसर आ गया। आप क्या करोगे, यहाँ से इसको हटाओगे, डेसिमल खत्म हो गया, ये 7 और 112 डायरेक्ट जाएगा कि टेबल पे, हाँ चला जाएगा। 7 की टेबल में ये कितना, 1 और ये 4 2, यानी कि 16 कितने पे चला गया, 16 पे चला गया ना। तो ये आप काटोगे फिर से, 4 की टेबल में ये भी चला जाएगा 4, और ये कितने पे जाएगा, 7 पे। तो इसका मतलब मास ऑफ मेटल आपके पास कितना निकल के आ गया, 7/4 निकल कर आ गया। या फिर आप चाहो तो इसे और क्या बोल सकते हो, 1.75 बोल सकते हो। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आएगा। तो देखो इक्विवेलेंट मास के भी हमने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है इक्विवेलेंट मास में भी। इससे मिलती जुलती ही चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। अगर आप लोगों से कोई अलग क्वेश्चन भी आएगा तो इससे मिलता जुलता ही आएगा, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। एक बार हम देख लेते हैं कि कितना टाइम हुआ है, उस हिसाब से देखते हैं अगले टॉपिक को, कर लेते हैं, अगला टॉपिक हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो आप एक चीज़ जानते हो क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे वाटर, तो वाटर क्या है, H2O है ना। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे ग्लूकोज, आप जानते हो C6H12O6। ये सब चीज़ें आप लोग पहले से जानते हो ना। कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो आप बोलोगे सर CaCO3 है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बोलोगे CO2 है। या मैं आपसे बोलता हूँ ओजोन तो आप क्या बताओगे, O3 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इनके फॉर्मूले हैं। ठीक है, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझ में आया, जो भी मॉलिक्यूल का असल में फार्मूला है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि मॉलिक्यूल्स कितने मिल रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो रहा है, बेसिकली 6 कार्बन मिल रहे हैं, 12 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और 6 ऑक्सीजन मिल रहे हैं। ये मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास ग्लूकोज बना रहे हैं। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हो, काटा पीटी करते हो ना। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होगी किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। सबसे सिंपल रेशियो आप लोगे। ये क्या है कि मतलब आपने क्या किया, सब कुछ उड़ा दिया, ये 6 थे, 12 थे, 6 थे, नहीं, ये थोड़ी रखोगे आप।
सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको देखो कौन किससे डिवाइड हो सकता है, सारे के सारे, ऐसा एक भी इनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। क्या करो, सबको 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी 6 से किया, इसको भी 6 से किया, इसको भी 6 से किया, तो क्या आ गया हमारे पास CH2O। तो क्या आप समझ रहे हो, अब इससे ज़्यादा सिंपल रेशो बना सकते हो। आप बोलोगे सर इस H को 2 को भी डिवाइड कर देते हैं, इसको थोड़ी डिवाइड कर पाओगे भाई, आपके पास ये तो है ही है, अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन है तो दो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो है, इसको और अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन असल में क्या ये इसका फॉर्मूला है क्या, CH2 अगर आप कहीं पे देखोगे तो उसको ग्लूकोज बोल दोगे क्या, नहीं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो बताता है किसकी, एटम्स की, जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। वो सिर्फ हमें ये आइडिया देता है कि किसके कितने कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, 2। अगर 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन है तो उसका मतलब हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, आप क्या कर दोगे 6 × 2 यानी कि 12। आप केवल इतना इससे जान पा रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन से डबल ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन है। सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला आपको इस चीज़ की जानकारी दे रहा है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल को नहीं बताता, ठीक है। जैसे मान लो आपने चाय बनाने गए सुबह सुबह, है ना, आपने कहा आज तो खुद ही चाय बना के पियेंगे, या फिर मान लो कॉफ़ी बनाने गए, जो जिसको पसंद है ना, आपने सोचा कि एक काम करेंगे, आज हम इसमें चाय के अंदर या फिर कॉफ़ी के अंदर, चलो कॉफ़ी ले लेते हैं ना, 5 ग्राम कॉफ़ी डालेंगे और 20 ग्राम चीनी डालेंगे, आपने ऐसा सोचा। लेकिन कोई आया, अब भाई असल में तो ऐसी बनती थी आपकी कॉफ़ी, ऐसी अच्छी बनती थी, दूध आपने फिक्स रखा, उतना ही रखा। लेकिन कोई आया, उसने बोला अरे नहीं ऐसे मत डालो, ये जो 5 और 20 है तो अपशगुन वाले नंबर हैं, ठीक है, कुछ अच्छे नंबर लो। तो आपने बोला कि अच्छा बताओ भाई क्या अच्छे नंबर हैं, ले लेते हैं हम उन नंबर्स को। तो उसने बोला एक काम करो, जो दोनों में सेम नंबर आ रहा है ना उसको हटा दो, ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों को उससे। ठीक है भाई, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा, कर दो डिवाइड। तो इसका मतलब आप क्या करो, 1 ग्राम कॉफ़ी डालो और 4 ग्राम चीनी डालो। अच्छा, फिर आपने पूछा दूध कितना रखे, भाई दूध तो हम डेली 1 पाव दूध डालते हैं। बोला दूध तो एक पाव ही रखो, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने बनाई कॉफ़ी, और फिर मतलब आपको फिर गुस्सा आया, आप उसके पीछे दौड़ने चले गए कि भाई क्या कॉफ़ी है। जब आपने एक घूंट पी, आपने पहले तो बनाई थी बड़े एक्साइटेड हो गए कि भाई बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जैसे ही आपने एक घूंट पी, आप बड़े मतलब समझ जाओ कि आप किस मूड में आ गए, आप उसके फिर पीछे दौड़ने लगे। तो सिंपलेस्ट रेशो का मतलब समझ रहे हो कि एकदम सिंपल रेशो, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल असल में है कैसा, हम केवल सिंपलेस्ट रेशो, हम केवल ये आइडिया लगा रहे हैं। अब देखो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर कॉफ़ी का 4 गुना चीनी डल रही है, कॉफ़ी का कितना गुना चीनी डल रही है, 4 गुना। तो सिर्फ आपको केवल इतना आइडिया लग रहा है कि कौन किससे कितना ज़्यादा है, सिर्फ इतना आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो है, आपको केवल इतना पता लग रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ग्लूकोज का एग्जांपल लेके बताया कि जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का जो इसको हम लिख लेते हैं, काम करिए EF से लिख लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF, वो क्या है C6H12O6। ये हम लोगों को फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो कार्बन कितने हैं 6, और हाइड्रोजन कितने हैं 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 6। अगर आप क्या करना चाहते हो, इसे सिंपलेस्ट रेशो में बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको कॉमन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। आप डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1:2:1, और यही आपका क्या दे देगा, यही आप लोगों का एम्पिरिकल फार्मूला दे देगा। तो इसका मतलब अगर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आप मुझे क्या बताएंगे यहाँ पर CH2O। यही क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। चलिए एक काम करते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका मास आपको ऑलरेडी याद है, कितना था इसका मास, 12×6 = 72
72 और 12 84 और 16 छिके क्या होता था 96। तो इसका मतलब 180 ग्राम निकल के आता था, यही हमने कैलकुलेशन की थी 180 ग्राम। अब हम एक काम करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होने वाला है 12 2 × 1 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 2 14, 14 और 6 14 और 16 30 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई एम्पिरिकल फार्मूला मास की। आपका मास यहाँ पर कितना निकल के आया 30 ग्राम। तो ज़रूरी नहीं है, देखो इस चीज़ को समझो, एम्पिरिकल फार्मूला मास ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो सेम हो या फिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये कॉफ़ी और चीनी वाला अगर एग्जाम्पल हम लें, और आप एक काम करो, ऐसा करते थे आप कि 1 ग्राम तो कॉफ़ी डालते थे और 10 ग्राम आप उसके अंदर चीनी डालते थे। तो अब मान लो अगर आपको ज्ञानी दोस्त आया भी और उसने बोला कि ऐसी ऐसी कॉफ़ी बनाओ कि भाई जिसमें भी कॉमन नंबर हो उससे आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तब भी उसकी सलाह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप इनमें कॉमन नंबर देखोगे तो केवल 1 ही है। 1 से अगर आप डिवाइड कर भी लोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेम आने वाले हैं। इसका मतलब आपकी जैसी कॉफ़ी बढ़िया पहले बनती थी वैसी ही अभी भी बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मतलब बताऊंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का। ठीक है, जो कि केमिकल्स के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे हैं इनफैक्ट। जो हमने वाटर लिखा है ये भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके अंदर देखो वाटर के अंदर दोनों में, इसमें 2 है इसमें 1 है, ये आपका हमेशा इसी तरीके से प्रेजेंट होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसको किससे डिवाइड करोगे। ठीक है, ये 2 है ये 1 है, आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसे देख लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH। आप अगर हम यहाँ पर देखोगे तो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, है ना। कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने 3 और एक 4 और ऑक्सीजन कितने 2। ये आपके पास फॉर्मूला है और ये आप जानते हो कि इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इनको सबको कॉमन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आने वाला है ये CH2O। तो अब देखो इसका मतलब आप समझ रहे हो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आपका क्या आ रहा है, वो आपका सेम आ रहा है किसके लिए एसिटिक एसिड के लिए भी और ग्लूकोज के लिए भी, जबकि आप जानते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। तो इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चंस असर्शन रीजन जब बनाए जाते हैं ना तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है, उसमें पूछा गया था कि जो इक्विवेलेंट मास और जो हमारे पास जो फार्मूला मास है, ठीक है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो वाला और एम्पिरिकल फार्मूला है वो, ये हमसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ कि एम्पिरिकल फार्मूला मास ज़्यादा होता है या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ज़्यादा होता है। ऑप्शन सुनना, ठीक है। एक पहला ऑप्शन था कि एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन था मॉलिक्यूलर मास जो है वो एम्पिरिकल मास से ज़्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन था कि एम्पिरिकल मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन था कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो एम्पिरिकल मास से ज़्यादा या फिर उसके बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर कई बच्चों ने ऑप्शन क्या टिक कर दिया था, बच्चों ने टिक कर दिया था कि सर मॉलिक्यूलर मास तो क्लियरली दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास सेम नहीं हो सकते, दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको केस बताया किसका, वाटर का, वाटर के अंदर ये दोनों क्या है सेम है। तो इसी तरीके से आप CO2 भी ले सकते हो, CO2 के अंदर भी दोनों सेम है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि एम्पिरिकल मास और
जो मॉलिकुलर मास है वो दोनों क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि एम्पिरिकल मास कभी भी मॉलिकुलर मास से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस वाले केस के अंदर जो एम्पिरिकल और मॉलिकुलर मास है वो हमेशा सेम आता है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लेना, हमेशा सेम आएगा। फॉर मेटल, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट, इन सब के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, आयनिक कंपाउंड भी आप ले सकते हो, जैसे NaCl ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड आप ले लो, आयनिक सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड ही ले लो, कोई से भी आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इन सभी में क्या आने वाला है, एम्पिरिकल मास हैव सेम एम्पिरिकल मास एंड फॉर्मूला मास। देखो क्वेश्चन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है। अब आपने ये चीज़ सीख ली कि मेटल, ऑक्साइड, सॉल्ट और आयनिक कंपाउंड, इन सब के लिए क्या होता है, एम्पिरिकल मास और फॉर्मूला मास सेम होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऐसे जो भी एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आयनिक कंपाउंड के, सॉल्ट के, ऑक्साइड के, बुक्स में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे, गूगल पे आप सर्च करोगे तो भी आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे। अब उन एग्जाम्पल्स को सर्च कर करके ना आप ट्राई करो कि एम्पिरिकल मास और फार्मूला मास सेम आ रहा है नहीं आ रहा, सेम आ रहा है नहीं आ रहा। आप 10-20 क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आपको एकदम चीज़ें एकदम रट जाएंगी, एम्पिरिकल मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ट्राई करना, ये आप लोगों का आज के लिए होमवर्क है। तो एक बार आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड देख लेते हैं। वाटर लिखा हुआ मे भी हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा अगली बार। देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। देखो अगर आपको कभी भी मास गिवन है या नंबर ऑफ मोल्स गिवन है या फिर मॉलिक्यूल्स गिवन है, कुछ भी गिवन है, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसके बाद आप एम्पिरिकल फार्मूला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा, आपको ये 75% ये 25% गिवन है, आप सिंपली क्या काम करो कि आप दोनों को क्या मान लो, 100 ग्राम मान लो। तो अगर ये दोनों 100 ग्राम है तो इसका मतलब अगर ये 75% है तो इसका मतलब इसका कितना ग्राम होने वाला है, 75 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स आप लोग जानते हो किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 75 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 12। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 12×6 = 72, यानी कि कितना हो जाएगा 6.25 मोल आपके पास निकल कर आएंगे। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने निकल कर आएंगे 25 है ना, गिवन मास कितना है 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 1। अब ये जो रेशो निकल कर आया है इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर क्या कह रहा है, ये एक पल के लिए मान लो आप, ये 6.25 मोल था, ये 25 मोल था, इसका मतलब ये इसका कितना गुना है 4 गुना। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये कितने मोल होगा, ये 4 मोल होगा। ये अगर 1 मोल है तो ये कितने मोल होगा, ये 4 मोल होगा। कैसे आपने निकाला, आपने क्या किया, जो नंबर दोनों के अंदर कॉमन है ना उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब बात के मतलब को समझ गए, ये सच 4 गुना है तो इसका मतलब ये अगर 1 मोल होगा तो ये 4 मोल होगा। निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करो सेम नंबर से डिवाइड कर दो। आपको दिख नहीं रहा होगा कि सर ये सेम नंबर कहाँ है, ये तो 6.25 है, 25 है, दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो क्या ये 25 इसके बराबर नहीं है, 6.25 × 4 तो 6.25 की टेबल में किस पे कितने पे आता है, 4 पे आता है।
ये आपको दिमाग तुरंत दौड़ा के रखना है, ठीक है। अगर ये आप दिमाग नहीं भी दौड़ा पा रहे हो ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटा नंबर दिख रहा हो ना, इधर चाहे छोटा नंबर हो, इधर चाहे छोटा नंबर हो, कहीं पे भी छोटा नंबर हो, उसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल में जो छोटा नंबर है ना, उसी से दोनों को डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, तो डिवाइड करूँ इसको, अगर मैं 6.25 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, और इसे अगर मैं 6.25 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 4। तो बस समझ में आ गया कि इसका मतलब कार्बन इसके अंदर कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 4 है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल CH4। ध्यान रखना ये सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। अच्छा, अगर आपको पूछ लिया जाता मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए वो आपको एक चीज़ और देता, उसके बिना आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। मान लो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर उसने निकालने के लिए बोला है ना, तो आप क्या करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ लिया तो आपको वो एक चीज़ दे देगा, मॉलिक्यूलर मास दे देगा। आपको उसने मॉलिक्यूलर मास दे दिया 64 ग्राम, उसने मॉलिक्यूलर मास आपको क्या दे दिया, 64 ग्राम। तो बहुत सिंपल है, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसके बराबर होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। अब एम्पिरिकल मास क्या होगा, देखो एम्पिरिकल मास तो यही होगा ना, इसी से निकलेगा। कार्बन कितना 12 + 4, तो इसका मतलब एम्पिरिकल मास इसका कितना है, 16 है। मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में बता दिया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH4 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 64, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास कितना है 16। आज जानते 16 चौके 64, यानी कि 4 आ गया। तो आप क्या करो, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आइटम हैं, उन सबको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। करें मल्टीप्लाई, इसको 4 से करोगे तो कार्बन 1 था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए। हाइड्रोजन 1 था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब ये जो फार्मूला बना वो क्या बना, C4H16 बना। अब देखो ऐसा कोई मॉलिक्यूल सच में होता है नहीं होता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल असल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बनाकर दिखा दिया, ठीक है। C4H16 जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या है बना के दिखाया है इस क्वेश्चन के अंदर ही, कि किस तरीके से अगर आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन पूछ ली जाए तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। आपसे इसके अंदर कुछ भी पूछ लिया जाए आप निकाल सकते हो। अगर मान लो आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था, ये तीनों चीज़ें पता थी तो आप निकाल लोगे। अगर मान लो आपको एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया है, ये 3 चीज़ें गिवन है तो भी आप निकाल लोगे। अगर आपसे ये पूछा गया है, ये 3 गिवन है तो भी आप निकाल लोगे। अगर आपको ये गिवन नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें गिवन है तो भी आप निकाल लोगे। तो सभी केसेस में आप इन चीज़ों की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। और आप देखो ये अलग से कोई फार्मूला नहीं है, ये हमारे उसी बेसिक कंसेप्ट से निकल कर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास बड़ा होगा, उसको आप डिवाइड करोगे किससे, एम्पिरिकल मास से, तो वो आपके पास वो नंबर निकल के आ जाएगा जिससे सारे पहले मल्टीप्लाइड थे, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, हमारा मॉलिक्यूलर मास आ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप लोगों को एम्पिरिकल मास निकालने से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको केमिकल इक्विवेलेंस से रिलेटेड कोई परेशानी अब होगी। तो आप लोगों को अब क्या करना है, अब आप लोगों को केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप लोगों का वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए, और एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाओ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये कंटेंट आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर लीजिए।
हैप्पी लर्निंग।